गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग है ना न्यू लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। और उसके लिए हम लोग वर्क और पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किए और उसके रिजल्ट को हम लोग कैलकुलेट किए। उस पे हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन ये है ना, हम एक छोटा सा क्वेश्चन उस पर करते हैं बोर्ड लाइक, फिर आगे बढ़े। ये एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, वर्क डन ड्यू टू है ना इलेक्ट्रिक डाइपोल या पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि अ मोलकुल ऑफ अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का एक मोलकुल है, उसका एक परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मतलब एक मोलकुल का है ना फिक्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये दे रखा 10 to the power -29 कूलम मीटर। फुल स्टॉप। अ मोल ऑफ दिस सब्सटेंस इज पोलराइज्ड एट लो टेम्परेचर, पोलराइज्ड लो टेम्परेचर पर बाय अप्लाइंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। होता क्या है कि जब किसी मॉलिक्यूल पर या मेटल पर अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं ना, तो उसके बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं और ब्रेक करने के बाद आयन क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। उसी को हम लोग पोलराइजेशन के नाम से भी जानते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ये दे रखा है। फुल स्टॉप। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज सडनली चेंज्ड बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एस्टिमेट द हीट रिलीज्ड बाय द सब्सटेंस इन एलिगेंट टू इट्स डाइपोल एलोंग द न्यू डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो अगर इसकी सोल्यूशन की बात किया जाए, सपोज दैट यहां सोल्यूशन की बात करते हैं। सोल्यूशन, तो सबसे पहली बात कि जो क्वांटिटी दिया हुआ है उसको नोट करेंगे। यहां पर दिया हुआ है P इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको दिया हुआ है, वो है मतलब ये P इक्वल टू 10 to the power -29 कूलम मीटर, ऐसे दिया हुआ। अ मोलकुल ऑफ अ सब्सटेंस, एक मोलकुल का है ना, एक मोलकुल ऑफ सब्सटेंस हैज परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड इतना। तो वन मोलकुल का ये है। नाउ वन मोल ऑफ substance having 6 into 10 to the power 23 मोल, है ना, सॉरी 20 to the power 23 मोलकुल, इतने मोलकुल्स है। तो एक मोल का इतना है ना, तो एक मोल में कितने होंगे? तो नाउ टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऐसे होगा। टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे? एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं करें? तो टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन वन मोल P इक्वल टू 6 into 10 to the power 23 into 10 to the power -29
6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम्ब मीटर, ये हो जाएगी। और क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 10 टू द पावर 6, ज़्यादा वैल्यूज दिया हुआ है 10 टू द पावर 6। इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया हुआ है E 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम। तो हमको क्या निकालना है, हीट निकालना है ड्यूरिंग रोटेशन। तो इसमें पहला में क्या है कि पहला में मोलकुल का डाइपोल ऐसा दिया हुआ है, ये हो गया डाइपोल, ऐसे दिया हुआ है डाइपोल, P इधर दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है इनिशियली। सवाल यही है। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, इनिशियल माइनस PE अकॉस 0, तो माइनस P का मतलब 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 10 टू द पावर प्लस 6 इंटू 1, तो ये हो गया माइनस 6 जूल आ गया, U इनिशियल माइनस 6 जूल। अब क्या करना है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट कर जाता है ना। तो डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या कर रहे हैं, कुछ एंगल पर आ जाते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज डायरेक्शन with 60 degree from इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल जो आएगा आपको माइनस PE कॉस 60 डिग्री। तो माइनस P 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और E का वैल्यू 10 टू द पावर 6 इंटू 1/2, तो इससे ये कट जाएगी और इससे ये 3 हो जाएगी। तो माइनस आया 3 जूल। तो रोटेट हुआ तो एनर्जी क्या हो गई, माइनस 3 जूल हो गई। तो इसमें क्या हो गया, ये वाली जो वैल्यूज है, ये वाली वैल्यूज माइनस में है, ये भी वैल्यूज किस में है, माइनस में है, और ये माइनस 6 है, तो ये कम है और ये वैल्यूज क्या है, ज़्यादा हो गई। तो एनर्जी में क्या आया, चेंज आया। मतलब कि एनर्जी में चेंज कहने का मतलब कि एनर्जी लॉस हुआ। तो जब भी एनर्जी जो लॉस होती है ना, वो हीट ही होती है, हीट ही एक एनर्जी है जो लॉस हो जाती है, हीट। जैसे फ्रिक्शन में घसीटेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगा और इन्वायरमेंट में चले जाएगा। एनर्जी क्या होती है, हीट वाली लॉस होती है। जैसे बल्ब है, बल्ब में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हीट डिसिपिएट करती है, मतलब कि लॉस हुई, एनर्जी लॉस। तो नाउ पोटेंशियल एनर्जी लिखें क्या, नाउ पोटेंशियल एनर्जी चेंजेज, पोटेंशियल एनर्जी चेंजेज that is loss. This change in potential energy, this change in potential energy है ना, पोटेंशियल एनर्जी रिलीज in the form of heat, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या, हीट। तो हीट इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो फाइनल है -3 और इनिशियल है -6, तो 6 - 3 इज इक्वल टू 3 जूल, ये आंसर है। प्लस में वैल्यू आई है, मतलब कि एनर्जी लॉस होगी। क्लियर है, 3 जूल एनर्जी लॉस। ठीक है, सिंपल सवाल था, पर
बोर्ड के लिए अच्छी सवाल थी। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग रहेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो पॉइंट वाइज इसमें हम लोग लिखते हैं, बोर्ड में जैसा पूछता है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any surface is constant or equal, constant or equal. The surface is called equipotential surface. Surface is called equipotential. इक्विपोटेंशियल मतलब कि कोई भी सरफेस है ना, जहां पर पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने बात किया था कि अगर होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर, तो होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। तो जो पोटेंशियल सतह पर है वही पोटेंशियल स्फीयर के अंदर प्रत्येक जगह है। तो स्फीयर के अंदर जो भी सरफेस है, जो भी सतह है, जो भी एरिया स्पेस है, वो सब के सब क्या है, इक्विपोटेंशियल पर है। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से अगर हम बात करें, इस तरह से एक लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड मान सकते हैं, और इस तरह से आपको मार्क किया हो, सपोज दैट ऐसे ऐसे इस तरह से किया हुआ है, इस तरह से। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए कि 50 वोल्ट है, 40 वोल्ट, 30 वोल्ट, 20 वोल्ट और 10 वोल्ट, इस तरह से मार्क किया हुआ है, ठीक है ना, इक्वली। तो ये इसका रेंज कितना हो गया, इसका रेंज हो गया 10 वोल्ट का हुआ कि नहीं, इसका भी रेंज 10 वोल्ट का हुआ, 10 वोल्ट, ये भी क्या है 10 वोल्ट, इक्वली डिस्टेंस भी है ना, ऐसा मान सकते हैं। ये यहां से यहां तक 50 सेंटीमीटर, मतलब ये भी कितना दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, इस तरह की बात है इक्विपोटेंशियल सरफेस। दूसरी बात यहां पर है, दूसरी बात, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल, इसी में व्हेन अ चार्ज पार्टिकल displaced from one point to another point, the work done by charge particle is equal to 0, is equal to 0। इक्विपोटेंशियल सरफेस, मान लीजिए कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये
होलोस्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी? जीरो। तो पोटेंशियल क्या होती थी? कांस्टेंट होती थी। हर जगह पोटेंशियल क्या है? सेम है। मान लीजिए पोटेंशियल सेम है। ये एक सतह है जहां पर अपना एक फिक्स पोटेंशियल है, और पोटेंशियल क्या होती थी होलोस्फीयर के केस में? ये रेडियस है। तो यहां पर पोटेंशियल मिलती थी आपको क्या? V इक्वल टू के क्यू बाई आर। यहां पर भी हर जगह पोटेंशियल क्या मिलती थी? के क्यू बटे आर। तो इसमें अगर कोई चार्ज पार्टिकल को, इसमें किसी चार्ज पार्टिकल को अगर आप एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाते हो, किसी चार्ज पार्टिकल को, तो उस चार्ज पार्टिकल के द्वारा जो वर्क डन होगी वो जीरो होगी। कैसे? ऐसा मान लीजिए कि कोई चार्ज पार्टिकल यहां से ऐसे चलना चालू किया और यहां आ गई, तो ये जगह क्या है? ए, और ये क्या है? बी। ओके, यहां पर पोटेंशियल मान लेते हैं VB, और यहां पर मानते हैं क्या? VA। पर VA और VB दोनों क्या है? सेम है कि नहीं? दोनों सेम है। तो हम एक चार्ज पार्टिकल को अगर एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, तो चार्ज पार्टिकल के द्वारा किया हुआ वर्क डन, चार्ज पार्टिकल के द्वारा किया हुआ वर्क डन क्या होगा? WA से B इक्वल टू Q और डेल्टा V, है कि नहीं? WA से B बराबर, तो यहां पर लिखेंगे क्या? Q, और यहां लिखेंगे VB माइनस VA। तो VA इज इक्वल टू VB बराबर V इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो Q V माइनस V, Q इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस किया जा रहा है, तो उस चार्ज पार्टिकल के द्वारा वर्क डन जीरो होगा, कोई वर्क डन नहीं होगा। अगली पॉइंट है इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस में कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस is perpendicular equipotential surface is perpendicular to electric field इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है ना, या इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड पर, या इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर। जैसे मान लीजिए कि एक हम डायग्राम ऐसे बनाते हैं समझने के लिए। इस तरह से एक डायग्राम है, इस तरह से, ठीक है। तो यहां पे हम रख रहे हैं 30 वोल्ट या 10 वोल्ट 30 वोल्ट, और यहां पर 20 वोल्ट, और यहां पर 10 वोल्ट। ऐसे किसके लिए रख रहे हैं? यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज है, इसके लिए। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई ना। तो 30 वोल्ट और यहां पर है 20 वोल्ट, तो इसके रेंज लेंगे तो कितना मिलेगा? 10 वोल्ट मिला या नहीं? फिर ये 20 वोल्ट और ये कितना है? 10 वोल्ट है ना। फिर इसकी रेंज कितनी मिली? 10 वोल्ट मिला। ये भी 10 वोल्ट और ये भी 10 वोल्ट। क्लियर है बात? तो यानी कहने का मतलब है कि ये सब के सब कितने हैं? 10 वोल्ट है हर जगह 10 वोल्ट है। ये तो एक सरफेस हो गई जो हर पॉइंट पे आपको 10 वोल्ट पोटेंशियल मिल रही है इस सतह पर। यहां पर 30 वोल्ट नजदीक है चार्ज के पास, है ना, तो ज्यादा होगा ना इसकी
डिस्टेंस कम, पोटेंशियल ज़्यादा रही होगी। उसके बाद आगे गए तो 20 वोल्ट, फिर 10 वोल्ट, इन्फिनिटी पर 0, है कि नहीं। तो जो रेंज लिया गया है, रेंज हर जगह 10 वोल्ट, ये पूरा एरिया क्या है, ये 10 वोल्ट का रेंज है ना ये वाली। फिर अगली वाली 10 वोल्ट की रेंज है, यानी हर जगह इसमें 10 वोल्ट पोटेंशियल है। यार इस समझ में 10 वोल्ट है। तो इस प्लस चार्ज के चलते फील्ड कहाँ होगा, बाहर, इसके चलते बाहर, इसके चलते कहाँ होगा, ऐसे। इस तरह से सब फील्ड होंगे ना। अब यहां देखो भाई, ये सरफेस है पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर। तो फील्ड जो है, फील्ड रेडियली क्या है, फील्ड रेडियली आउटवर्ड है, रेडियली आउटवर्ड। means that field is perpendicular, field जो है means that field is perpendicular to the surface, to the surface, surface पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो अब क्या है कि क्वेश्चन कुछ अलग तरीका का रहता है, हालांकि यह बोर्ड में लिखने के लिए आता है। यह भी आपको जेईई में ने पूछा है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो है और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन, मतलब कि परपेंडिकुलर अगर अपना करके आता है। यह भी पूछा हुआ है, ये क्या पूछा है कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को इक्वी पोटेंशियल सरफेस में एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करते हैं तो उस चार्ज पार्टिकल के द्वारा वर्क डन क्या होगा, तो 0 वर्क डन होगा उस चार्ज पार्टिकल के द्वारा। क्लियर है। तो एक हम इनमें से रिलेशन निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन, इसी में कंटिन्यू, इसी में रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, फील्ड एंड पोटेंशियल। तो फील्ड और पोटेंशियल के बीच हम लोग रिलेशन जानते हैं नहीं, फील्ड और पोटेंशियल के बीच, कि डेल्टा भी इज इक्वल टू ई डेल्टा आर, ऐसे डेल्टा भी डेल्टा आर। पर यहां पर क्या होना चाहिए, ये पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ई इक्वल टू डेल्टा भी अपन डेल्टा आर, इस तरह से बात होती है ना। जहां पर फील्ड जो होने चाहिए सतह पर परपेंडिकुलर, ये देखना है हमको। थ्योरी में कहा गया है कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर परपेंडिकुलर है। तो क्वेश्चन बनाने वक्त ये ध्यान रखना होगा, ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा when E perpendicular इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पे क्वेश्चन करते हैं, है ना, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इस पे। क्वेश्चन, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर आधारित ये क्वेश्चन। फ्रॉम फिगर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। हमको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो कैसे दिया हुआ, इधर y और इधर x दिया हुआ, और ये दिया हुआ आपको ऐसे इक्वी पोटेंशियल सरफेस 40, 30, 20 और 10, 10 वोल्ट का ये पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ पर यहाँ से 10 सेंटीमीटर, फिर 20 सेंटीमीटर, फिर 30 और यहाँ से 40 सेंटीमीटर। तो इसके बीच की अगर हम बात करें तो 10 सेंटीमीटर क्या हो गया, डेल्टा आर। डेल्टा आर कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर, फर्दर 10 सेंटीमीटर, और डेल्टा भी कितना हो गया, डेल्टा भी हो गया आपका 10 वोल्ट। क्लियर ये बात है। अब इसी में हम क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। इसी में सोल्यूशन कर रहे हैं, देखो कैसे।
इलेक्ट्रिक जो फील्ड होगी वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। तो ये दी हुई है एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। सॉल्यूशन में अगर बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये पोटेंशियल यूनिट लाइन, इक्विपोटेंशियल सरफेस लाइन, और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर। ऐसे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होनी चाहिए। और ये इस पे परपेंडिकुलर 60, तो ये कितना हो गए 30 डिग्री हो गए, 30 डिग्री है ना, हो गया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस से कितना पर हो गई, वही ना एक्स एक्सिस से, तो पूरा एंगल 360, पर ये 30 तो नहीं होगा ना, 30, तो 30 को बाहर करेंगे तो ये होगा 3 डिग्री होगा ना, ये पूरा 360। तो यहां से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से यहां पर है और ये 30 डिग्री, तो हो गया 360 डिग्री। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके मैग्नीट्यूड के साथ क्या क्या निकालना होगा, डायरेक्शन भी कैलकुलेट करने हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, वी नो दैट डेल्टा V इज इक्वल टू E डेल्टा R, या E इक्वल टू डेल्टा V अपन डेल्टा X। तो यहां पर क्या करना है कि E इक्वल टू डेल्टा V का मतलब 40 माइनस 30, और यहां पर हो गया आपका 20 माइनस 10। ये सेंटीमीटर में है तो 10 टू द पावर माइनस 2 कर सकते हैं, और क्या होगा इनटू कॉस बाहर चला जा रहा है, E इक्वल टू डेल्टा V डिवाइडेड बटे डेल्टा X, कॉस कितना 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि क्या है, एक्स एक्सिस से इलेक्ट्रिक फील्ड 30 डिग्री पर है, कंपोनेंट वाइज है ना, परपेंडिकुलर लेंगे तो E इक्वल टू डेल्टा V का मतलब यहां पर 40 माइनस 30 डिवाइडेड बटे 20 माइनस 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 सेंटीमीटर को मीटर में, इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2। तो E इक्वल टू लिखा जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको लिखेंगे 200 बाई √3 न्यूटन पर कूलम, कॉमा एट 3 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये आंसर है इसका, ठीक है, इस तरह का अपना आंसर है। क्लियर है बात? 200 बाई √3 न्यूटन पर कूलम एट 3 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर है? बोर्ड में एक कॉन्सेप्ट पूछता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, जो एनसीईआरटी का ही टॉपिक है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। छोटी छोटी बात है, इलेक्ट्रो स्टैटिक ऑफ कंडक्टर।
इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो means that no charge, मतलब कि Q नेट इनसाइड कंडक्टर ऑल चार्ज, है ना, ऑल चार्ज जेज comes on the surface of conductor, on the surface of कंडक्टर। कंडक्टर के सरफेस पे सारी चार्जेज आ जाती है, तो नेट चार्ज अंदर में क्या होती है, जीरो। ठीक है, तो मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो। तो हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे डायग्राम से देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से एक कोई कंडक्टर है, इस तरह से, ठीक है, और यहां पर जो फील्ड दिया हुआ है बाहर से, एक्सटर्नल फील्ड, वो क्या है, जीरो है। मतलब कि बाहर से कोई फील्ड नहीं है, इस पर दिया हुआ है। कोई आपके पास एक कंडक्टर है और बाहर से कोई फील्ड नहीं दिया हुआ है, तो कंडक्टर में जो भी चार्ज होती है ना, बिल्कुल इस तरह से रहेगी, प्लस माइनस, इस तरह से, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, इस तरह से आपको चार्ज रहेंगे। जब फील्ड नहीं दिया रहेगा तब, तो फिलहाल Q नेट क्या है, जीरो है, अंदर में नेट चार्ज जीरो। अब क्या करते हैं, वीक फील्ड अप्लाइड, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। जैसे इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जा रहा है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे E0 इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं। यहां पर बाहर से E0 इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। बाहर से यहां पर E0 का वैल्यू जीरो है, ओके। और यहां पर ना वीक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग नहीं, वीक। तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो आप याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वहां पर मैंने बताया था कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में दे रहे हो और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप चार्ज रखते हो, चार्ज, तो उस चार्ज पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। बताएं ऐसा, अगर चार्ज पॉजिटिव हो तो फोर्स की दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में, और अगर चार्ज निगेटिव हो तो फोर्स की दिशा फील्ड के अपोजिट में। बताए थे ऐसा। तो जैसे मैंने इस पर फील्ड दिया ना, फील्ड, तो इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स उसी दिशा में और निगेटिव चार्ज पे फोर्स उसके उल्टा में। तो इस पे जब फोर्स लगाएंगे दो डायरेक्शन में, तो ये पहले रोटेट होगा ना, तो ऐसा आ जाएगा, देखो इस तरह से आएगा, ऐसे हो जाएगा, है ना कि नहीं। ऐसे हो जाएगा।
इस तरह से हो जाएगा। ये भी क्या होगा, इस तरह से होगा। ऐसे हो जाएगा। तो इधर चला जाएगा कौन, प्लस, इस साइड प्लस, और उसके अपोजिट में माइनस आएगा, ऐसे ऐसे। क्योंकि माइनस चार्ज पे फोर्स, इसके उल्टा, और प्लस चार्ज पे ऐसा, है कि नहीं। और ज्यादा फोर्स देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बीच वाला पार्ट जो है ना पतला होते जाएगा, होगा कि नहीं, दोनों तरफ फोर्स लगेगा तो। और फील्ड को बढ़ाएंगे तो कंप्लीट बीच से क्या कर जाएगा, टूट जाएगा, और टूटने के बाद इसके सतह पर पॉजिटिव चार्ज और इसके सतह पर नेगेटिव चार्ज, और बीच में चार्ज होगा ही नहीं, बीच में चार्ज खत्म। समझ में आ रही बात। तो यहां पर लिख रहे हैं, उसके बाद डायग्राम बनाएंगे। यहां पर लिख रहे हैं क्या कि व्हेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, then completely bond break, बॉन्ड क्या कर जाएगा, माने सेपरेट हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक, है ना। एंड completely bond break and charge comes on surface, charge comes on surface, सरफेस पे चार्ज आएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो, कंडक्टर इज जीरो। अब कैसे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है बाहर से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं, ई जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग दिया है। तो इस सतह, इस एरिया, इस पे सब माइनस माइनस, इधर सब प्लस प्लस, ये हो गया माइनस, इधर प्लस, माइनस माइनस और प्लस प्लस, यानी कहने का मतलब है कि इधर प्लस क्यू, इधर माइनस क्यू, कंप्लीट डिसोसिएशन कहते हैं, या कंप्लीट इसको, ये पोलराइज हो गया, इस तरह का बात हो गई। तो ये क्या करेगा ना कि अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनाने लगेगा, उसके उल्टा में, देख रहे हो ना भाई, ये जो चार्ज आए हैं, ये चार्ज क्या करेंगे, खुद को अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका ई आई नाम रखते हैं, ये क्यू आई माइनस क्यू आई, तो क्यू आई प्लस माइनस क्यू आई इंड्यूस्ड चार्ज है, इंड्यूस्ड चार्ज। नाउ ई आई को बोलते हैं हम लोग इंड्यूस्ड फील्ड, इंड्यूस्ड फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ इंड्यूस्ड फील्ड इज सेम एज, ना, जो स्ट्रेंथ होगा, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड strength of field is same as
सेम एज ई नॉट। जब कंप्लीट टूट गया मतलब कि इतना फील्ड दिए ना कि ये कंप्लीट टूट गया, तो टूटा हुआ चार्ज उतना ही फील्ड निकालेगा, है कि नहीं। ये आप फील्ड दिए बाहर से तो ये कंप्लीट टूट गया बॉन्ड, तो कंप्लीट टूटने के बाद जो चार्ज इंड्यूस हुआ है वो चार्ज इंड्यूस फील्ड क्रिएट करेगा, तो उसकी जो ताकत होगी ना अप्लाइड फील्ड के बराबर होगी। बात समझ में आ रही, कंप्लीट बॉन्ड जब टूटता है तो। सो इनसाइड, सो ई इनसाइड वेक्टर फॉर्म, अंदर में, इसके अंदर में इनसाइड, इधर वाली पॉजिटिव और इधर वाली निगेटिव। तो यहां पर लिखेंगे E0 I कैप प्लस E इंड्यूस मतलब E इनसाइड माइनस I कैप लिखेंगे ना। तो ये दोनों क्या है, E माइनस, ये दोनों क्या है, जीरो, मतलब बराबर है ना। यहां पर लिख सकते हैं EI इजिकल टू E0, तो यहां पर लिखेंगे E0 माइनस E0 इजिकल टू 0। तो आया E इनसाइड, यानी मेटल के अंदर फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। क्लियर बात, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। अब हम लोग एक बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं जो CBSE बोर्ड और नीट और जेईई मेन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बिटवीन प्लेट्स या बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। मतलब हमारे पास प्लेट्स है, जैसे चार्ज ये प्लेट्स है, इस पे चार्ज Q1 और इस प्लेट पर चार्ज Q2। तो हमने हेडिंग क्या दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का मतलब कि एक फेस तो ये हो गया, एक फेस ये हो गया, और एक फेस ये है, और एक फेस ये है। चार फेस है, तो चारों फेस पे कितनी कितनी चार्ज होनी चाहिए। अगर इस पे चार्ज Q1 दिए तो इधर कितना चार्ज, इधर कितना चार्ज। अगर इस पे चार्ज Q2 दिए हैं तो इधर कितना चार्ज और इधर कितना चार्ज। ये बात करनी है, ये सवाल है मेरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो हम क्या करते हैं कि हम तो इतना जानते हैं कि किसी भी मेटल पे जो चार्ज है ना, हमेशा वो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए इस पर Q1 चार्ज है तो चार्ज कंजर्व होना चाहिए। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अब जैसे मान लीजिए कि 2 कूलम है, तो ऐसा थोड़ा ना होगा कि 2 कूलम इधर आ जाएगा 4 कूलम इधर आ जाएगा, ऐसा तो नहीं ना होगा। अगर 2 कूलम है तो हो सकता है कि 1 कूलम इधर और 1 कूलम इधर, ऐसा हो सकता है कि नहीं। या हाफ कूलम इधर और 1.5 कूलम इधर, हो गया 2 कूलम। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यही ना हुआ। तो हम ऐसे कर रहे हैं कि मतलब कि चार्ज कंजर्व है, तो हम मान लेते हैं कि इधर जो चार्ज आया है वो Q1 आया है। जरा समझिएगा, इधर Q1 आया तो इधर कितना आएगा, Q1 माइनस Q1। सही लिखे हैं। ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज जोड़ेंगे तो कितना आएगा, Q1। सही है कि नहीं। और इधर मान लेते हैं कि Q2 चार्ज आया है तो इधर कितना होगा, Q2 माइनस Q2। ये चार्ज होनी चाहिए। सही है, ये तो सही है। ये सही है कि अगर चार्ज इधर Q1 है तो इधर Q1 माइनस Q1, अब ये सभी को जोड़ेंगे तो इतना आ गया। तो पहले Q1 था और अभी भी क्या है, Q1 है।
समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है तो इसको हटा दो और एक नई डायग्राम बना दो तो अच्छा रहेगा, है ना। जैसे मान लो कि यहां पर दे रहे हैं, यहां पर लिख सकते हैं वी नो दैट चार्ज ऑलवेज कंजर्व इन नेचर। ठीक है भाई, चार्ज जो है वो क्या है, कंजर्व इन नेचर होती है, कंजर्व इन नेचर। सो इसको हम ऐसे लिखें, ये थी Q2, ये है Q1, इधर Q1 तो इधर कैपिटल Q1 माइनस स्मॉल q1, और इधर क्या हो गया Q2 तो इधर हुआ Q2 माइनस Q2, ये हुआ। अब हम क्या जानना चाहते हैं कि इस फेस पे अगर Q1 है तो इस फेस पे क्या होनी चाहिए, इस फेस पे अगर Q1 है तो इस फेस पे क्या होनी चाहिए, हम ये जानना चाहेंगे। अभी फिलहाल हम ये जानना चाहते हैं कि इस फेस पे Q1 तो इस फेस पे क्या होनी चाहिए, चार्ज की बात करते हैं। तो इसकी हम एक तरीका अपना रहे हैं ना, हम क्या करते हैं ना कि इसको इस तरह से हम गॉसियन सरफेस बना लेते हैं, जरा देखिएगा इस तरह से, क्लियर है, गॉसियन सरफेस हम इसको बनाते हैं। ये सब क्या है, मेटल के पार्ट्स है ना जो अंदर आ गए हैं, मेटल का पार्ट्स। इतना सरफेस को, इतना को हम क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं। ये क्या हो गया, गॉसियन सरफेस मान रहे हैं इसको, गॉसियन सरफेस। तो अभी हमने पढ़ा था नाउ फील्ड इनसाइड मेटल इज जीरो। मेटल के अंदर जो फील्ड लाइंस होगी क्या होगी, जीरो होगी। अभी हमने पढ़ा तो फाई जो होगा, फाई नेट वो क्या होगा, क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बटे ऑप्सिलन जीरो। तो फाई नेट फील्ड इसके अंदर क्या है, जीरो है, नेट फील्ड इसके अंदर क्या है, जीरो। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो होगा। और क्यू इनक्लोज कितना, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बटे ऑप्सिलन नॉट, क्लियर, डिवाइडेड बाई ऑप्सिलन नॉट। यानी कहने का मतलब है कि जो फेस पे जो चार्जेज होंगे ना वो क्या होंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन नेचर। यानी Q1 प्लस Q2 इक्वल टू जीरो, Q1 इक्वल टू माइनस Q2। यानी दो फेस हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक Q1 है तो यहाँ पे जो चार्ज आएगी ना वो माइनस Q1 आएगी। इसका मतलब हुआ, इट मीन्स दैट टू फेसेस of any metal plates having equal magnitude of charges and opposite in nature इन नेचर। इसका मतलब हुआ है ना, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज एंड अपोजिट इन नेचर। तो इसी में अगर हम बात करें, इसी में सेम कि अब हम इसको क्या करते हैं इसी डायग्राम में कि यहां पे हम Q1 तो यहां पर क्या रखेंगे आप, माइनस Q1। समझिए बात को, है ना, इसका मतलब ऐसा होना चाहिए। तो ये सब हटाते थे, ये गॉसियन सरफेस सब हटाकर अब इसको हम सोल्व करके ये पता करेंगे कि कितना कितना चार्ज आएगा।
ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, Q1 यहां पर चार्ज है तो माइनस Q1 इसके फेस पर आएगा, है ना। जब फेस हो, जैसे मान लें कि ये पर पॉजिटिव, तो इस पे आएगा माइनस Q आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर माइनस चार्ज। तो ये देखिए, ये Q1 है, स्मॉल Q1 और यहाँ पर माइनस Q1, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा। यहाँ पर देखिए, अगर इसको हम क्या कर दें, Q1 प्लस में कर दें, तो दोनों को जोड़ेंगे तो Q2 आ जाएगा। अब सही है। अब क्या करते हैं, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इन मेटल, अभी मैंने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इन मेटल, क्या पढ़ा, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इन मेटल जीरो। तो हम क्या करते हैं ना कि यहां पर एक पॉइंट मान लेते हैं, देखो यहां पर पॉइंट, पी पॉइंट, ये पी पॉइंट मेटल के अंदर, ये मेटल प्लेट, अब मेटल प्लेट के अंदर एक पॉइंट है पी, तो उस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, जीरो। तो मैं लिखूंगा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल टू जीरो। अब यहां पर कितने चार्जेस हैं, इस पॉइंट पे ये एक फील्ड मारेगा इधर, क्योंकि ये चार्ज इस सरफेस पे है, फर्स्ट सरफेस पे, ये सरफेस फर्स्ट, ये सरफेस सेकंड, और ये सरफेस थर्ड है, और ये सरफेस फोर्थ है। ये फोर्थ सरफेस, ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड और थर्ड फोर्थ। अब मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मेटल जीरो, तो 4 इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर होगी, चारों सरफेस के वजह से। जो पहला सरफेस है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, बोलो यार क्या सही बोल रहा हूं, इस सरफेस के चलते फील्ड इधर। तो फील्ड सरफेस पे होती क्या है, फील्ड ऑन सरफेस, फील्ड ऑन सरफेस जो मान आएगा वो आएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। तो सिग्मा ना अगर यहां पर चार्ज है तो यहां पर लिखेंगे या Q बटे 2a एप्सिलॉन 0, ऐसा होता है। तो हम EP पर लिखते हैं, EP इक्वल टू वेक्टर, ये वाली फील्ड इधर देगी, ये सतह वाली फील्ड इधर देगी पॉजिटिव की तरफ। तो यहां पर लिखेंगे क्या, Q1 माइनस Q1 डिवाइडेड बटे 2 एप्सिलॉन 0 और I कैप, क्लियर, प्लस ये वाली फील्ड इधर की तरफ देगी, तो क्या लिखेंगे, Q1 डिवाइडेड बटे 2 एप्सिलॉन 0 A और माइनस I कैप, प्लस फिर ये वाली फील्ड, इस पे ये माइनस Q चार्ज है, ये वाली फील्ड किधर देगी, अपने तरफ देगी ना, ये चार्ज क्या है, माइनस में है, तो फील्ड किधर देगी, अपने तरफ देगी, है कि नहीं। तो इस सतह के लिए फील्ड इधर है, इस सतह के लिए फील्ड इधर, और ये माइनस है तो खींच लेगा फील्ड उधर, और ये प्लस है तो दे देगा इधर फील्ड, है कि नहीं। तो सबको लिख दो भाई, एक लिख दिया, दूसरा लिख दिया, तीसरा को उधर लिखो, उधर जाएगा। तो क्या लिखेंगे, Q1 डिवाइडेड बटे 2 एप्सिलॉन 0 A, और ये कहाँ चल जाएगा, प्लस में, क्लियर है भाई। और फिर ये माइनस में, तो फिर लिखेंगे प्लस Q2 और Q2 प्लस Q1 और डिवाइडेड बटे 2a एप्सिलॉन 0। अब ये वाली वैल्यूज क्या होगी, ये होगी कहाँ, माइनस I कैप, और ये वाली जो वैल्यू होगी 0, तो 0 लिखो भाई, 0 लिखो। तो 0 जब लिखिएगा तो आपको देखो सभी 0 हो जाएगा, देख रहे हो ना, ये वाली बच क्या जाएगी भाई, Q1 माइनस Q1, और यहाँ पर बचेगा I, और यहाँ पर बचेगा प्लस Q1, 2, ये सब 0 हो जाएगा यार, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, माइनस I प्लस Q1 प्लस I, है कि नहीं, और यहाँ पर हो जाएगा Q2 प्लस Q1, Q2 प्लस Q1, और ये क्या बच जाएगा, माइनस I, होगा ना I। अब यहाँ देखो ये और ये उड़ गया, खत्म। तो इस सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया मैंने, है ना, और नीचे की जो डिमीटर है ना उसको हटाकर मैंने 0 कर दिया, ओके। अब यहाँ पर Q2 प्लस Q1 माइनस I,
अब इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व करते हैं छोटू, यहाँ मिटा के सोल्व करते हैं ना, यहीं पे मिटा के सोल्व करते हैं। तो यहां पे इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा क्या, Q1 और Q1 है ना, और ये तो खत्म हो गया। ये देखो ये माइनस है ना, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा माइनस Q2, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस Q1 इक्वल टू 0। तो इसको लिखेंगे क्या, Q1 माइनस Q2 ब्रैकेट माइनस 2Q1 इक्वल टू 0। तो Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 2Q1। तो Q1 इक्वल टू हो गया Q1 माइनस Q2, समझ में आया, और डिवाइडेड बटे 2। अब ये शानदार रिजल्ट है, एक रिजल्ट हो गया ये शानदार रिजल्ट। देखो तो क्या करेंगे भाई कि इधर जो चार्ज आया, इधर पहला पर चार्ज ऑन फर्स्ट सरफेस निकाल रहा हूं। नाउ चार्ज ऑन फर्स्ट सरफेस, ध्यान देना छोटू, फर्स्ट सरफेस पर चार्ज यही ना है ये वाला, और ये कितना भाई Q1 माइनस ये वाला Q1, तो ये वाला Q1 ये रहा, तो यहां पर रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, डायरेक्ट लिखते हैं Q1 माइनस में अब प्लस क्या हो जाएगा Q2 और डिवाइडेड बटे कितना 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 2Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बटे कितना 2। तो जो फर्स्ट सरफेस है, फर्स्ट सरफेस, तो इसमें फर्स्ट सरफेस पर ऑन फर्स्ट सरफेस, ध्यान दीजिएगा, ऑन फर्स्ट सरफेस चार्ज आ गया, चार्ज देखो भाई क्या आ गया Q1 अब प्लस Q2 और डिवाइडेड बटे 2 आ गया। इंटरेस्टिंग, ऑन फर्स्ट सरफेस, ऑन सेकेंड पर क्या आएगा भाई Q1, और Q1 का रिजल्ट आया हुआ है, तो यहां पर लिखेंगे क्या ऑन सेकेंड सरफेस क्या आया Q1 माइनस Q2 और डिवाइडेड बटे 2। यहां पर लिखते हैं, यहां पर ऑन थर्ड, तो थर्ड पे क्या लिखना आपको पता है ना, इसी के उल्टा माइनस है, तो माइनस लगा देते हैं तो क्या मिलेगा माइनस Q1 माइनस Q2 और डिवाइडेड बटे कितना 2। क्लियर। अब देखो भाई ऑन फोर्थ, तो फोर्थ पर जानते हो छोटू सोल्व करेगा तो देख Q2 है और Q1 इसको पुट करेगा ना, तो क्या मिलेगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि अगर तुम्हारे पास दो ऐसे प्लेट दिया हुआ है, इस पे चार्ज 2 कूलम, इसके पास है 4 कूलम, तो नेट जोड़ोगे तो 6 कूलम होगा ना, और 2 से भाग दो तो इधर इधर मार देना। इसका मतलब ये ना, देखो ना, पहला के फर्स्ट पे Q1 प्लस Q2 बाई 2 और दूसरा के लास्ट पे Q1 प्लस Q2 बाई 2, और इसके अंदर जो भी चार्ज होगा ना, इसके अंदर जो भी चार्ज होगा उसके जस्ट उल्टा माइनस में आ जाएगा। और कंजर्व भी होनी चाहिए, चार्ज क्या होनी चाहिए कंजर्व भी होनी चाहिए, मतलब कि नेट जोड़े तो इसके बराबर आना चाहिए। अब ये कैसे समझेंगे हम लोग, क्वेश्चन से समझेंगे। तो जस्ट अगला लेक्चर में इस पे क्वेश्चन करेंगे 3 से 4 क्वेश्चन समझने के लिए, ठीक है। थैंक यू।